हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद नैंसी। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने रियलाइजेशन अकाउंट की कंप्लीट थ्योरी कर ली थी, जिसके अंदर हमने अलग अलग साइट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या नहीं होते, उसके पीछे की क्या रीज़न थे, वो सारी चीज़ें कवर की हैं। और हमने बोला था कि हम जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए हमारे बचे हुए 3-4 टॉपिक और हैं जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस में हमारे काम आते हैं। 3-4 अकाउंट और बनाए जाते हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इसी वीडियो के अंदर ये चारों टॉपिक हम रिमेनिंग जो बचे हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को छोड़ के, लोन बाय फर्म टू ए पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू ए फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट, ये 4 अकाउंट और करेंगे। जिसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट भी देखेंगे, अदर जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो भी प्रिपेयर करने के बारे में देखेंगे। तो थ्योरी में हमने देख लिया रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। अब प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको जो थ्योरी के अंदर गिवन नहीं था, लेकिन वो सारे कंसेप्ट भी आपको प्रैक्टिकल करोगे जब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट आता हमारा लोन बाय फर्म टू ए पार्टनर। अब ये देखो, किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, तो फर्म ने लोन दिया है तो उसको डिसोल्यूशन के टाइम पे वापस रिसीव होगा तो वो एसेट है फर्म के लिए। ठीक है, तो लोन अगर किसी पार्टनर को फर्म ने दे रखा है तो उसे फर्म की एसेट मानते हैं। इसको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में एंटर नहीं करते। इसका रीजन क्या है? हमें पता है क्या ऑर्डर होता है हमारा पेमेंट का। सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करते हैं, उसके बाद हम करते हैं पार्टनर्स का लोन। ठीक है, तो हमें पता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ओनली थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी इंक्लूड होती है। ठीक है, अब बोलोगे ये तो लाइबिलिटी नहीं है मैडम, ये तो एसेट है हमारी, लेकिन ये हमारे पार्टनर्स के अलग से एक खाता प्रिपेयर किया जाएगा जो पार्टनर्स लोन के नाम से होगा, वो उस अकाउंट में डाला जाएगा। और ना ही हम लोन को अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते, क्योंकि लोन एक अलग कंसेप्ट है और कैपिटल एक अलग कंसेप्ट है। कैपिटल हमारी होती है फर्म के लिए ऑन कैपिटल, और लोन हमारे लिए किसी फर्म के लिए आउटसाइड लाइबिलिटी के रूप में डाला जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर वो लोन पार्टनर्स के द्वारा ही दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंडरी बेस पे रखते हैं जब भी हमारा ऑर्डर फॉलो होता है लाइबिलिटीज को पे करने का। इसी रीजन की वजह से कि भी लोन हमारा एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करता है और कैपिटल हमारा सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करता है, इसकी वजह से हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। सेकंड, रिकवर फ्रॉम पार्टनर। जब हमारी पार्टनर से बंद हो रही है उस केस में हम जो लोन की अमाउंट है वो पार्टनर से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या एंट्री की जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन रिकवर कर रहे हैं, पैसा पार्टनर के पास से आ रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू लोन टू द पार्टनर। अब ये देखो कि हमने इस केस में हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज नहीं किया, ऐसे नहीं एंट्री करी कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमें पता है कि पार्टनर्स का लोन है कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं डाला जाता, इसी वजह से हमने ये एंट्री टू लोन टू ए पार्टनर के नाम से की है, क्योंकि इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ये फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है। इन दोनों को हम बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाते हैं, लेकिन ना तो रियलाइजेशन अकाउंट में डालते और ना ही कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के डालते। ठीक है, तो हमें क्या होता है, इसका भी यही रीजन है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज को पहले पे किया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का पेमेंट जो होगी वो डाली जाएगी जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होगी। तो नो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट पेड आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के बाद पार्टनर्स को लोन वापस किया जाता है, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल वापस की जाती है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कुछ प्रॉफिट फिर भी बच जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनर्स के बांट देते हैं जब भी हमारी फर्म बंद होने जाती है। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसमें आप एक चीज और देखोगे, जब भी पार्टनर्स हमें लोन देता है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन फर्म का लोन है, पार्टनर का लोन है, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं डालेंगे। तो ये चीज आप नोटिस करो कि अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन,
तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। अब आगे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा ये। अगर इंटरेस्ट है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे, लेकिन लोन की अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं डालते। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें पता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है, ये होता है हमारा परफॉर्मा। देखो जैसे कोई भी पार्टनर होगा ABC, ठीक है, उसकी दो साइड होंगी हमारी, ये हमारी पर्टिकुलर, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी पर्टिकुलर क्रेडिट साइड, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो चीज़ पार्टनर्स की इनकम को बढ़ा रही है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो पार्टनर्स की इनकम को कम कर रही है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। लाइक अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की है फर्म से, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो इंटरेस्ट पेमेंट कर जा रही है, पार्टनर्स के पास से पैसा जा रहा है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है किसी पार्टनर ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स ब्रिंग सच केस, अगर हमारा डेबिट बैलेंस मतलब ये वाला बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ कि डेबिट में जो अमाउंट है वो ज्यादा है और क्रेडिट में कम है। अब डेबिट में ज्यादा है तो हमें पता है डेबिट साइड क्या आता है हमारा, जितनी भी पेमेंट पार्टनर ने करनी होती है वो सारी चीजें आती हैं। अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टनर्स को पैसा और लाना पड़ेगा, कैश और बिजनेस के अंदर देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस, अगर ये वाली अमाउंट ज्यादा है, हमें पता है इस साइड पार्टनर्स की सारी इनकम आएगी, और अगर ये इनकम ज्यादा है उसके एक्सपेंसेस से या उसको जो पेमेंट करनी है उससे, तो क्या हुआ, हमें पता पार्टनर्स का पैसा हमारे पास ज्यादा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट कर देंगे, और टू कैश और बैंक, क्योंकि हमारे पास से पैसा हमें देना पड़ेगा, अगर पार्टनर्स की इनकम ज्यादा हो रही है तो हमें पे करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, कैश और बैंक अकाउंट। अब कैश और बैंक लास्ट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद होती है। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी हमारी कैश या बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है, हमने इवन लोन है, लोन भी हम कैश में दे रहे हैं, ठीक है, लोन अगर पार्टनर ने लिया है तो भी, और अगर फर्म ने लिया है तो भी, या जितने भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन आती है ना, वो सारी की सारी हमारी कैश और बैंक अकाउंट में इंक्लूड होंगी। वो देखो जैसे हमारा लोन की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में तो नहीं होती, लेकिन कैश और बैंक अकाउंट में होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड है। तो जितनी भी हमारी रिसिप्ट आती है कैश, हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन से हमारा पास कैश आता है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी ट्रांजेक्शन से हमारे पास से कैश जाता है उसके हम क्रेडिट कर देंगे। अगर क्रेडिट करेंगे तो डेबिट करेंगे तो रिसिप्ट, और क्रेडिट करेंगे तो पेमेंट। अब एक चीज ध्यान देने लायक है, जब भी हम पार्टनरशिप फर्म बंद करने जा रहे हैं ना, तो उस केस में एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, या तो कैश अकाउंट बनाएंगे हम या फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, अगर मान लो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा कैश है ना उसको हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, ताकि उसका बैलेंस BD से शुरू हो सके, उसका बैलेंस बैंक अकाउंट से शुरू हो सके। और अगर हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक में हमारा जितना भी पैसा है वहां से निकाल लेंगे, ताकि उसका बैलेंस हमारा कैश से शुरू हो सके। और ये क्या है, एंड इट प्रीपेड एंड क्लोज्ड लास्ट ऑफ द ऑल। सारी चीजें जो हमने बना ली, रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर लोन अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, लास्ट में हम कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब ये सारी चीज़ें हमने जो पांचों के पांचों अकाउंट प्रिपेयर किए हैं ना, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय फर्म, लोन बाय पार्टनर, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम एक ही क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम रियलाइजेशन के कुछ और एडिशनल टॉपिक भी इंक्लूड होंगे, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और अगर आपने ना उसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं की है ना रियलाइजेशन अकाउंट की, तो ये टॉपिक आपको बहुत कम समझ में आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो उससे पहले आपको पहले वाले वीडियो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ताकि आपको रियलाइजेशन अकाउंट की थ्योरी समझ में आए। तो देखो, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, और रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दो पार्टनर थे, रिया और दिया, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते थे। ऑन 31 मार्च 2016 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज गिवन, कि ये सारी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है वो 31 मार्च 2016 को दी गई थी। क्या क्या है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, रिया लोन, जर्नल रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिया कैपिटल, कैश, डिवेंचर,
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, डीआर लोन। उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये दी गई है। तो हमें पता है कि हमारे सबसे पहले क्या देखेंगे हमें पता है रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें पता है कि था जब हमने रियलाइजेशन की थ्योरी की थी तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं होती थी। तो सबसे पहले हम उन्हीं को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर आएंगे। हमें पता है कि लोन है वो हमारा कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, तो इसको कट डाउन करेंगे हम, लोन नहीं आएगा। जनरल रिजर्व भी हमें पता है कि डायरेक्टली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना, वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में कब आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हमारा रियलाइजेशन फंड आएगा हमारी इन्वेस्टमेंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, जब हमारा इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। आप इस पॉइंट को नोटिस करिए दोबारा, जब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तब ही आता है जब हमें इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है। अगर हमारी इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिंपली बांट देते, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है तो ये हमारा कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो ये आएगा, इसको नहीं कट करना। रिया कैपिटल नहीं आएगी क्योंकि हमें पता है कैपिटल हमारा अलग से मेंशन होता है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरीके से लोन अकाउंट भी अलग से प्रिपेयर किया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये भी नहीं जाएगा। ये हमारी लाइबिलिटी की साइड की होगी आइटम्स जो हमारी किसके अंदर नहीं आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें आई, सन्ड्री क्रेडिटर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसी साइड एसेट साइड देख लेते हैं। हमें पता है कैश नहीं आएगा क्योंकि जो वैल्यू हमने सारी चीज़ें ना रीजन के साथ पढ़ी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको पता लगे कि ये आइटम हम छोड़ रहे हैं किस रीज़न की वजह से छोड़ रहे हैं। तो कैश नहीं आता हमारा, हमें पता है डिवेंचर्स आएंगे, स्टॉक्स आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, प्लांट एंड मशीनरी, और हमें पता है दिया लोन वो भी नहीं आएगा, इसके लिए भी हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो चीज़ें एसेट साइड में कौन सी आई, डिवेंचर्स आ गए हमारे, स्टॉक्स आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमारी जितने भी एसेट्स होती हैं पहले वो हमारी कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाती हैं, और जब उनसे हमें सेल करने पे वैल्यू रिसीव होती है तो जब हम उसकी कैश में वैल्यू लेके आते हैं तो हमारी आती है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगी, एसेट साइड की जितने भी आइटम हैं वो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगी, और लाइबिलिटी साइड की जितनी भी आइटम है वो एक बार हमारी कहाँ जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगी। और जब लाइबिलिटीज को पे करने की बारी आती है ना, तब हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल देते हैं। तो देखिए अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। सबसे पहले हमें पता है कि जितनी भी हमारी एसेट की थी क्या क्या थी, डिवेंचर्स थे। एक चीज़ हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट में जब पढ़ा था देखा था कि जब हम बुक वैल्यू पे डालते हैं, ग्रोस वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू होती है एसेट्स की वो डालते हैं। अब वैसे तो देखा जाए कि डिवेंचर्स हमारे कितने के हैं, डाउटफुल डेट लेस करने के बाद हमारे डिवेंचर 36,000 के हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डालेंगे ना तो उसको ग्रोस वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे डालते हैं। तो इसकी डिवेंचर्स की ग्रोस वैल्यू कितनी है, 42,000, ये प्रोविजन लेस करने से पहले, तो 42,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद स्टॉक कितने का है, 12,000 का, सेम ऐसे ही डाल दिया। इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 18,000 की, सेम डाल दी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 39,000 की, यहाँ डाल दी। उसके बाद दिया लोन अकाउंट आएगा नहीं। इसी तरीके से हमारा लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 60,000 के थे, वो हमने सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिए। अभी देखो जो प्रोविजन हमने डाले हैं ना, हमें पता है कि प्रोविजन है, हमने पहले डिस्कस किया था, प्रोविजन को हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो 6,000 के क्यों डालेंगे, हमने वो रीज़न पहले वाली वीडियो में देखा है और अब फिर बता देती हूँ। प्रोविजन हमने डाउट है कि भी हमारे डेटर्स ही डूब सकते हैं, ये संभावित लॉस है हमारा, तो ये लाइबिलिटी होगी हमारी एक तरीके से, तो ये इस वजह से हमारा इधर आएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो ये है 2,000 का, ये यहाँ आ जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती तो हम इसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। उसके बाद लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम कंप्लीट होगी, एसेट साइड की सारी आइटम कंप्लीट होगी। अब देखते हैं कि जब हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं और एसेट से हमें वैल्यू रिसीव होती है तब क्या करेंगे। जब
अब इनको ना हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू देखेंगे। अगर किसी आइटम के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम इस तरीके से मानेंगे कि एसेट्स को पूरा पूरा रियलाइज हो गया। मान लो इन्वेस्टमेंट हमारी 18,000 की थी, अगर इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि 18,000 ही हमें इन्वेस्टमेंट से रिसीव होगी। ठीक है, तो पूरे के पूरे 18,000 हम रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। एसेट्स को जब रियलाइज करते हैं एसेट हमारी क्रेडिट साइड आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है। पहली इन्फॉर्मेशन है द क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन कैश। क्या बोला गया कि जो हमारे क्रेडिटर्स है ना उनको पेमेंट करनी आई तो उनको हमने जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी ना वो दे दी। उसको जरूरत थी हमारे क्रेडिटर को, वो बोला कि आप मेरे पैसे रहने दो और मेरे को आप बिजनेस तो बेच के जा ही रहे हो, मेरे को आपकी प्लांट एंड मशीनरी दे दो, वो मैं आपको 10% ऑफ पे लूंगा। जितनी भी वैल्यू आपने जब खरीदी थी उसके 10% ऑफ से लूंगा। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 39,000 की। और हमारी क्रेडिटर्स कितने थे? क्रेडिटर्स हमने देखे थे 60,000 के थे। ठीक है, तो 60,000 की वैल्यू में एक तो हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी दे दी 10% डिस्काउंट पे, और जो बचा हुआ बैलेंस है ना वो हमने कैश में पेमेंट कर दिया 39,000, और इस पे हमने 10% डिस्काउंट दे दिया तो ये वैल्यू हमारी 3900 आ गई। अब 39,000 में से 3900 हम लेस करेंगे तो 35,100 आएगा। जो ये वैल्यू है ये हमारी एसेट की आ गई कि जितनी हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी वो बेची थी हमने। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जब हमें पता है कि जब हमारी एसेट बिकती है ना तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करेंगे। अब यहाँ के बाद हमारी एसेट रियलाइज हुई, आपको यहाँ पे कहीं भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं दिखेगी जितने की वैल्यू हमने बेची है। ठीक है, इसका रीज़न आपको पता है, हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उसमें देखा था कि अगर हमारा क्रेडिटर्स कोई हमारी एसेट ले लेता है अपने पैसों के बदले तो वो एंट्री हम एसेट की बिकी हुई वैल्यू हमारी क्रेडिट साइड में नहीं डालेंगे। देखो ये वाली चीज़ें देखी थी हमने, एसेट गिवन टू ए क्रेडिटर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी इससे पहले वाली तो प्लीज़ वो कंप्लीट करिए ताकि आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एसेट गिवन टू ए क्रेडिटर कैसे किया था? 1 लाख की हमारी पेमेंट करनी थी, 70,000 की उसने क्या कर लिया था, एसेट ले ली थी, हमारी स्टॉक ले लिया था, और जो बैलेंस है हमें कैश में पे करना पड़ा था। तो हमने एंट्री सिर्फ और सिर्फ इस 30,000 की थी, ना तो हमने कहीं वो स्टॉक की एंट्री कहीं दिखाई थी, और सिर्फ जितना बैलेंस हमें पे करना पड़ा था ना वो डाला था। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हमें पता है कि जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी से वैल्यू आई है ना वो हमारी एसेट साइड में कहीं भी नहीं दिखाई देगी आपको। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी कैश की वैल्यू हमने बैलेंस पे करनी पड़ी है ना, 60,000 के थे हमारे क्रेडिटर्स, उसमें से 35,100 की हमारी एसेट चली गई, तो बैलेंस हमने जितना भी है वो कैश में पे करना पड़ा है, तो ये वाली अमाउंट सिर्फ हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारी दी है रिया लोन वर पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500। हमें पता है कि हमें थ्योरी में भी पढ़ा है, और अब देखो कि हमें पता है कि वैसे तो लोन हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आता, लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंसेस है। तो ये जो 5,000 का खर्चा है वो हमारा कहाँ आएगा? टू रियाज लोन इंटरेस्ट के नाम से क्रेडिट डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है? डिबेंचर्स रिलाइज 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम दैम। डिबेंचर से हमें कितनी वैल्यू रिसीव होनी थी? 42,000। ये तो प्रोविजन है, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन है, हो सकता है हो भी जाए और ना भी हो जाए। तो हमने जो वैल्यू हमने पे करनी होगी ना, रिसीव होगी, वो हमारी ग्रोस वैल्यू पे ही निकाली जाएगी। तो 42,000 हमें रिसीव होने थे, और क्या हुआ, हमारे 10% लेस होके हमारे रियलाइज हो गए। तो ये आप लेस करोगे ना तो 42,000 में से 4200 लेस करोगे तो आपकी 37,800 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, डिवेंचर से हमने जो एसेट रियलाइज हुई हैं। तो उसके बाद क्या है? स्टॉक वर पेड ओवर बाय रिया एट 7,000। कि जो रिया थी ना उसने स्टॉक ले लिया कि भाई मान लो हम शूज़ की फैक्ट्री थी हमारी, और रिया बोले कि ये जोड़ी मेरे को चाहिए और मैं बाहर ना बेचने की वजह से ये बैलेंस बची हुई है बिना बिके हुए, तो इनको मैं ही खरीद लेती हूँ। तो जो 7,000 का स्टॉक है वो रिया ने खरीद लिया। अब हमारे पास तो पैसा आएगा ना एसेट्स को बेचने के बाद, तो रिया ने अगर लिया है ना तो हमारी एंट्री यहाँ डाली जाएगी टू रियाज कैपिटल स्टॉक टेकन। हमने थ्योरी में भी जैसे
किया था। हमने सिर्फ क्या करना है, अगर क्रेडिटर्स ने अपने पेमेंट के बदले कोई एसेट ली है उसकी एंट्री नहीं डालेंगे। अगर किसी पार्टनर ने वो एसेट या स्टॉक लिया है, मान लो रिया ने एसेट भी हो सकती थी ली हो, प्लांट एंड मशीनरी जैसे अभी क्रेडिटर ने ली है, रिया ने भी हो सकता था ले सकती थी तो वो अमाउंट तो हम डालेंगे, लेकिन क्रेडिटर्स के द्वारा ली गई एसेट्स का अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। तो ये 7,000 इसमें आ गया। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हमारी 18,000 की थी, ठीक है। उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट से हमें 80% रुपया रिसीव हुआ। अब आप 18,000 को 80% करके देखोगे ना तो 14,400 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी एसेट रियलाइज होगी, एक डिबेंचर हो गया, एक इन्वेस्टमेंट होगी, और एसेट हमारी क्या थी, स्टॉक था वो 12,000 का था, उसमें से 7,000 ले लिया रिया ने। उसके बाद और क्या सेट थी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या होगी, क्रेडिटर को पे कर दी हमने तो इसकी एंट्री होगी नहीं, तो हमारी एसेट साइड की सारी एंट्री आ गई। आप देखोगे बाई कैश रियलाइज, एसेट रियलाइज इतने की और रिया ने जो स्टॉक ले लिया तो बैलेंस। उसके बाद देखेंगे हम क्या होगा, लाइबिलिटी साइड के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाय दिया। हमें पता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए हैं और वो दिया ने पे कर दिए अपने साइड से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म को वो उसके अकाउंट में डालेगी नहीं, तो फर्म क्या करेगी, अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर दियाज कैपिटल नाम से 600 रुपीज़ इसके एक्सपेंसेस के डाल देगी, ठीक है। अब हमें पता है इस साइड का भी हमारा कंप्लीट हो गया और इस साइड का भी। अब देखो यहाँ तक तो हमारा क्या था, बुक वैल्यू पे हमने डाला था। उसके बाद हमारी कैश आ गई थी क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग, जो हमने पे किया है वो ये आ गई और ये आ गई। इसी तरीके से हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज थी सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड में उसी वैल्यू पे डाल ली, और उसके बाद जो एसेट हमें रियलाइज हुई उसके बाद वो वैल्यू डाल दी। अगर इस साइड का हमारा टोटल ज़्यादा है तो इस साइड हमारा, हमें पता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हमारे, ठीक है, हमें लाइबिलिटीज ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स के हिस्से क्या हो गया, लॉस आ गया। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी एसेट ज़्यादा की बिकी है और इसका बैलेंस इधर आता तो पार्टनर्स को प्रॉफिट हो जाता। अब हमें यहाँ का टोटल देखोगे ना और यहाँ का देखोगे तो ये हमारा टोटल ज़्यादा आ रहा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर कर देंगे हम दिया के और रिया के कैपिटल अकाउंट में, उनकी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें पता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली थी, ठीक है, ये देखो इक्वली थी। तो जितना भी लॉस हमारा आ गया ना वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई थिंक आपको रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। करते हैं रिया का लोन अकाउंट। हमें पता है कि अगर बैलेंस शीट के अंदर लोन दिया गया है तो उसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि रिया का या दिया का जिसका भी लोन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका लोन बैलेंस शीट में डेबिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड दिया गया है या एसेट साइड दिया गया है। अभी रिया का प्रिपेयर कर रहे हैं तो रिया का बैलेंस हमें लाइबिलिटी साइड दिया गया है। इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी साइड का मतलब है कि रिया से हमने लोन ले रखा है, हमारे ऊपर दायित्व है, लाइबिलिटी है हमारी कि रिया का लोन है हमारे ऊपर 15,000 का। तो इसके अंदर हम क्या एंट्री करेंगे, बैलेंस बीडी करके 15,000 रुपये की अमाउंट है डाल देंगे। हमें पता है कि कैश अकाउंट है उसके ऊपर कौन सा नियम लगता है, कैश हमारी एसेट है तो उसके ऊपर रियल अकाउंट का नियम लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज अप। अब 15,000 रुपये हमारे पास से जाएंगे तो हम कैश को या फिर बैलेंस है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बैलेंस बीडी हमारा 15,000 रुपये यहाँ पे डल गया। उसके बाद देखेंगे अगर कोई इंटरेस्ट हमने पे कर रखा है तो वो भी लोन अकाउंट के अंदर डाला जाएगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी उसमें बताया गया था कि रिया लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज़। तो जो 500 रुपये हैं वो रिया के रियलाइजेशन अकाउंट में डाले थे, वो 500 रुपये इंटरेस्ट के हैं, वो लिख दिया हमने। तो जो बैलेंस हमारा आ गया वो टू कैश करके हम क्या कर देंगे, बैलेंस अमाउंट डाल देंगे हमारे। इसी तरीके से दिया अकाउंट में क्या दिया गया है कि 2,000 रुपये एसेट है, मतलब कि फर्म ने दे रखा है लोन दिया को, तो उसका कैसे होएगा, इसका हमारे क्रेडिट साइड आया था तो इसका हमारा क्या आएगा, बैलेंस बीडी डेबिट साइड आएगा। तो 2,000 रुपये इसके ऊपर हमने ना तो इंटरेस्ट रिसीव होया, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, बाई कैश करके ये अमाउंट इधर की साइड डाल देंगे। आई थिंक आपको क्लियर होगा। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ना तो इसके अंदर लोन आएगा, ठीक है, ना ही और क्या चीज़ें आएंगी, जैसे जितने भी पार्टनर्स को इनकम रिसीव होगी कैपिटल से रिलेटेड या फिर उसको रेम्यूनरेशन मिला है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी करके डालते हैं। तो क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें पे करनी है,
किसी भी पार्टनर को। तो दिया का और रिया का और दिया की कैपिटल कितनी थी जो फर्म को पे करनी है? 30,000 रुपये तो थी रिया की और 10,000 रुपये दिया की। तो ये अमाउंट हमने डाल दी, 10,000, 30,000 और 10,000। उसके बाद बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसके द्वारा पे किए गए थे? दिया ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी जिसके अंदर 600 रुपये हमारे जो दिया है उसने पे किए थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। तो फर्म को तो वो भी पे करने पड़ेंगे, तो कैपिटल मतलब पार्टनर को मिलेगा ये भी, तो ये भी हमने किधर डाल दिया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके क्रेडिट साइड में। उसके बाद जनरल रिजर्व्स हमें दे रखे थे, जितने भी रिजर्व्स हैं हमें पता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएंगे। तो जनरल रिजर्व 15,000 के थे, उनके हाफ कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, तो 7,500 रुपये दोनों को मिल गए। उसके बाद लाइबिलिटी साइड, जो भी पार्टनर को पे करना आता है वो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट से जो अमाउंट, मान लो रिया ने देखा था हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने कि 7,000 का जो स्टॉक है वो ले लिया था तो वो स्टॉक 12,000 का, और लेकिन उसने 7,000 में ले लिया था। ये देखो स्टॉक की वैल्यू 12,000 थी और उसने क्या किया था? स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। तो 7,000 पे करने पड़ेंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया हमने 7,000 ये। और रियलाइजेशन अकाउंट से जो लॉस आया था हमारा, ये जो बैलेंस का लॉस था 4900 का, ये भी डल जाएगा दोनों का इक्वल। उसके बाद टू कैश फाइनल पेमेंट हम कर देंगे। जितनी हमारी ये अमाउंट है इसमें से ये अमाउंट लेस करके जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो कैश अकाउंट डाल के फाइनल पेमेंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। उसके बाद कैश अकाउंट में वो सारी चीजें आएंगी जो कैश से रिलेटेड है ओनली। अगर फर्म के अंदर से कैश आता है, फर्म के अंदर कैसे आता है तो हम डेबिट करेंगे। हमें पता है कैश अकाउंट का नियम क्या होता है, रियल एसेट है हमारी तो रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बैलेंस हमारे पास कितना था वो हम शुरू में डाल देंगे। बैलेंस हमारे पास कैश का 25,000 रुपये था, तो हमने क्या किया? सबसे पहले बैलेंस बीडी करके बैलेंस डाल दिया। उसके बाद एसेट हमने जो बेची थी उससे हमें 52,200 रुपीज़ रिसीव हुए थे, ये देखो ये अमाउंट हमने डाल दी। उसके बाद दिया का लोन, क्योंकि ये भी कैश में जा रहा है तो हमें मिलेगा वापस से, तो दिया लोन के 2,000 रुपये। इसी तरीके से बाय रियलाइजेशन अकाउंट से क्रेडिटर्स को पे किए थे हमने 24,900 रुपये। दिया का लोन हमने दे रखा था वो वापस करेगी 15,500 रुपये। दियाज की कैपिटल जो हमारे पास से जाएगी, जो इनका बैलेंस हमने पे किया था ये भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो ये भी हमारे पास से कैश में जाएगा। तो इस तरीके से एक चीज आप देखोगे, जो कैश का बैलेंस है ना हमेशा इक्वल होएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो फाइनली हम इस चीज को मैच कर सकते हैं कैश अकाउंट से कि किस तरीके से हम हमारी कोई एरर नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये चारों चीज 5 चीजें हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, रिया का लोन, दिया का लोन, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये सारी चीजें हमने एक क्वेश्चन के थ्रू कर ली हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।